हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बैक्टीरियोफाज का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। बैक्टीरियोफाज कैसे कैसे रेप्लिकेशन करता है। इससे पहले वीडियो में हमने बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन पढ़ा था। सो आज हम बैक्टीरियोफाज का रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बैक्टीरियोफाज की पुनरावृत्ति की प्रक्रिया को निम्नलिखित 4 चरणों में विभक्त किया जा सकता है। पहले है संक्रमण, इन्फेक्शन। तो जो बैक्टीरियोफाज किसी होस्ट सेल पे रेप्लिकेशन करता है तो सबसे पहले उसमें क्या करता है, वो इन्फेक्शन करता है, संक्रमण करता है। तो सेकंड चरण होता है इसमें संक्रमित कोशिका में फाज के घटकों का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ फाज कंपोनेंट्स इन द इन्फेक्टेड सेल। तो ये फाज पार्टिकल होगा, पहले तो ये इन्फेक्शन करेगा, फिर ये जो होस्ट सेल होगी जिसको इसने संक्रमण करना है, जिसमें इसने अपना क्या करना है, रेप्लिकेशन करना है, उसमें फिर ये सिंथेसिस करेंगे, फास्ट कंपोनेंट सिंथेसिस करेंगे इन्फेक्टेड सेल में, जो होस्ट सेल होगी जिसमें इन्होंने अपना क्या है, रेप्लिकेशन करना है। और तीसरा चरण है इसमें नए फास्ट पार्टिकल का संयोजन, असेंबली ऑफ न्यू फास्ट पार्टिकल। जो इन्फेक्शन भी हो गया, सिंथेसिस भी हो गया, अब क्या करेंगे, ये होस्ट सेल में अपना असेंबली बनाएंगे। जो फास्ट पार्टिकल है वो क्या करेंगे, असेंबली बनाएंगे, संयोजन करेंगे अपने फास्ट पार्टिकल का, ठीक है। और चौथा चरण होता है इसमें फाज का परपोषी कोशिका में विमोचन, लिब्रेशन ऑफ फास्ट पार्टिकल फ्रॉम द होस्ट सेल। तो असेंबली बनाने के बाद ये क्या करेंगे, जो असेंबली बना ली तो बहुत सारे फाज पार्टिकल हो जाएंगे उस होस्ट सेल में। तो जब भी बहुत सारे फाज पार्टिकल हो जाएंगे तो क्या होंगे, ये वो सेल जो होस्ट सेल होगी वो क्या हो जाए, फट जाएगी। मतलब क्या कह रहे हैं, लिब्रेशन, विमोचन, मतलब वो फट जाएगी और जो फाज पार्टिकल हो क्या वो मुक्त हो जाएंगे सारे, ठीक है। तो इसमें 4 चरण होते हैं। जो इन 4 चरणों के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये कैसे कैसे होते हैं, कैसे। सबसे पहले क्या करेगा, ये सबसे पहले किसी होस्ट सेल को इन्फेक्टेड करेगा, फिर उस होस्ट सेल में क्या करेगा, सिंथेसिस करेंगे, फिर असेंबली बनाएंगे, और फिर क्या होगी, जब असेंबली बहुत सारे फास्ट पार्टिकल हो जाएंगे तो क्या करेंगे, ये लिब्रेशन हो जाएगा इनका, मतलब ये मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम सबसे पहला इन्फेक्शन की, इन्फेक्शन कैसे कैसे करते हैं। संक्रमण, इस चरण की 2 मुख्य घटनाएं हैं। तो इस चरण में क्या होता है, 2 घटनाएं होती हैं। पहला, फाज का होस्ट की सतह पर अधिशोषण। तो पहले क्या करता है, जो फाज होता है बैक्टीरियोफाज, तो जो फाज होता है वो क्या करता है, होस्ट का कौन होता है, इसका बैक्टीरिया होता है ना। तो इसका जो होस्ट है ये क्या करेगा, उस पर क्या करेगा, अधिशोषण करेगा। तो ये क्या बोला था मैंने कि अटैचमेंट किससे करता है ये, तो जैसे टेल फाइबर होते हैं ना, तो इसकी सहायता से ये जो होस्ट सेल होगी उस पर क्या होगा, अटैच्ड होगा, अधिशोषण करेगा, ठीक है। और दूसरा चरण होता है इसमें इसके न्यूक्लिक एसिड का होस्ट सेल में प्रवेश। तो जो पहले तो ये क्या करेगा, उसमें अटैच होगा, होस्ट सेल में बैक्टीरियोफाज क्या होगा, अटैच होगा, और फिर इसके बाद क्या करेगा, जो ये अपना न्यूक्लिक एसिड है ये किसका, होस्ट सेल में प्रवेश कराएगा इसे। जो इसका फाज का न्यूक्लिक एसिड होगा, जो डीएनए या आरएनए होगा, डीएनए होता है बैक्टीरियोफाज में, तो ये अपना डीएनए किस में, होस्ट सेल में, बैक्टीरिया की सेल में क्या कर देगा, इंजेक्ट करा देगा, ठीक है। आगे देखते हैं, फाज का होस्ट की सतह पर अधिशोषण दोनों होस्ट एंड वायरस की पारस्परिक बंधुता पर निर्भर करता है। तो जो फास्ट पार्टिकल है वो होस्ट की सेल पर अधिशोषण कैसे करता है, इसमें किसकी दोनों की आवश्यकता होती है, होस्ट की भी होती है और वायरस की भी होती है। तो तभी ये क्या कर सकता है, उसके फास्ट पार्टिकल होस्ट के शरीर में क्या कर सकता है, अधिशोषण कर सकता है। केवल एक विशिष्ट फाज ही एक निश्चित प्रकार की होस्ट सेल को संक्रमित कर सकते हैं। मतलब क्या कहना चाहता है ये कि हर फाज, हर कोशिका को संक्रमित नहीं कर सकता है, ये केवल कुछ विशिष्ट कोशिकाओं को ही क्या करते हैं, संक्रमित करते हैं। फाज का होस्ट की सतह पर अधिशोषण का कार्य टेल फाइबर द्वारा किया जाता है। तो मैंने बताया था ना कि जो इसके टेल फाइबर होते हैं, बैक्टीरियोफाज के जो टेल फाइबर होते हैं क्या करते हैं, अधिशोषण का कार्य करते हैं। उसमें मतलब अटैचमेंट जिसे कहते हैं ना, तो अटैचमेंट का कार्य करते हैं ये, ठीक है। संक्रमण का एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि प्रत्येक होस्ट सेल में संक्रमण केवल एक ही फाज द्वारा होता है। तो जो प्रत्येक सेल होती है, होस्ट सेल होती है, उसमें क्या है, जो फाज पार्टिकल होता है वो एक ही फाज पार्टिकल द्वारा इनमें क्या होता है, संक्रमण, इन्फेक्शन होता है। तथा
फाज से न्यूक्लिक एसिड निकल जाने के पश्चात इसकी संक्रमण क्षमता नष्ट हो जाती है। तो जो फास्ट पार्टिकल है, तो जब ये एक होस्ट सेल में अपना न्यूक्लिक एसिड दे देता है तो इसमें तो कुछ नहीं रहता, क्योंकि इसमें जो जीवित होता है किसके कारण होता है, न्यूक्लिक एसिड के कारण ही होता है। तो जब ये न्यूक्लिक एसिड अपने होस्ट में दे देता है, होस्ट को इस होस्ट में इंजेक्ट करा देता है, तो जो ये फास्ट पार्टिकल होता है ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम, दूसरा देखते हैं, संक्रमित कोशिका में विभोजी के घटकों का संश्लेषण। विभोजी मतलब बैक्टीरियोफाजी कह रहा है ये, विभोजी, सिंथेसिस ऑफ फास्ट कंपोनेंट इन द होस्ट सेल। तो इसमें इन्फेक्शन कर दिया, अब क्या करेगा ये, अपने जो होस्ट सेल है उसमें क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा। ठीक है, संक्रमण की प्रक्रिया में फाज द्वारा होस्ट सेल में स्थानांतरित न्यूक्लिक एसिड उसके मेटाबॉलिज्म में परिवर्तन कर देते हैं। जो इसने होस्ट सेल में अपना न्यूक्लिक एसिड डीएनए इसने अपने होस्ट सेल में इसने इंजेक्ट कराया, वो क्या कर देता है, होस्ट सेल की जो मेटाबॉलिज्म है उसमें क्या कर देता है, परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, फास के न्यूक्लिक एसिड में दो मुख्य कार्य हैं। जो फास के न्यूक्लिक एसिड है उसके दो मुख्य कार्य होते हैं। पहला, यह एक पुनरावृत्ति के लिए टेम्पलेट का कार्य करता है। तो जी ये होस्ट सेल में जो ये पुनरावृत्ति करते हैं तो इसके लिए क्या करता है, एक टेम्पलेट का कार्य करते हैं। दूसरा है, वायरस विशिष्ट दूत आरएनए का संश्लेषण करता है। तो जो वायरस है वो क्या करता है, आरएनए का संश्लेषण सिंथेसिस करता है, किसका, आरएनए का। ठीक है, इसके फलस्वरूप विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन का निर्माण होता है। तो आरएनए से क्या बनते हैं, फिर प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो बैक्टीरियोफाज है वो किससे बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं, और किससे, न्यूक्लिक एसिड से बनते हैं। इसमें क्या बनना है, अभी पूरा फास्ट पार्टिकल बनाना है। तो इसने इंजेक्ट भी करा दिया, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले फेज़ में क्या हो रहा है, इसमें ये वृद्धि कर रहे हैं कि कैसे कैसे इसने बनना है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के संश्लेषण के पश्चात परपोषी कोशिका में नई प्रकार के प्रोटीन उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जिन्हें लेट प्रोटीन कहते हैं। ये प्रोटीन आवरण की उप इकाइयाँ कैप्सोमर बनाते हैं। प्रोटीन की उप इकाइयाँ क्या बनाते हैं, कैप्सोमर बनाते हैं। पुनरावृत्ति की अंतिम अवस्था में एक अन्य प्रोटीन लाइसोजाइम का संश्लेषण भी होता है। तो जब पुनरावृत्ति की अंतिम अवस्था होती है तो इसमें एक दूसरा प्रोटीन बनता है, कौन सा, लाइसोजाइम का इसमें संश्लेषण होता है। अब थर्ड वाला देखते हैं हम, असेंबली ऑफ न्यू फास्ट पार्टिकल। न्यू फास्ट पार्टिकल मतलब न्यू फास्ट पार्टिकल का बनना, कैसे कैसे ये असेंबली करते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन घटकों का फास्ट पार्टिकल में संयोजन परिपक्वन कहलाता है। यह प्रक्रिया जीनोम द्वारा नियंत्रित होती है। जो ये प्रक्रिया होती है, असेंबली की प्रक्रिया होती है, किसके द्वारा होती है, जीनोम के द्वारा नियंत्रित होती है। सर्वप्रथम फास्ट के सिर के निर्माण के लिए डीएनए अणु का क्रिस्टल के रूप में संघनन होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब फास्ट पार्टिकल बनता है तो सबसे पहले क्या होता है, डीएनए अणु के क्रिस्टल के लिए क्या होता है, संघनन होता है। ठीक है, इसके बाद डीएनए के चारों ओर प्रोटीन उप इकाइयाँ एकत्रित होकर सिर का प्रोटीन आवरण बनाती है। फिर क्या होता है, जो प्रोटीन है वो डीएनए के चारों ओर एकत्रित होती है और सिर वाला जो हिस्सा है वो बैक्टीरियोफाज का वो बनाती है। इस समय पूंछ का समायोजन प्रारंभ हो जाता है। इस समय क्या हो जाता है, पूंछ बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे लिब्रेशन, कैसे कैसे इसमें लिब्रेशन होता है। जब फास्ट पार्टिकल पूरे बन जाते हैं तो इसका लिब्रेशन, ये मतलब जब फास्ट पार्टिकल बन गए तो ये सब क्या होते थे, विमुक्त हो जाते हैं। लिब्रेशन ऑफ फास्ट पार्टिकल फ्रॉम द होस्ट सेल, होस्ट सेल से फास्ट पार्टिकल का लिब्रेशन मतलब विमोचन। ठीक है, फास्ट निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया 30 से 90 मिनट में पूरी हो जाती है। जो फास्ट पार्टिकल का निर्माण होता है होस्ट सेल में वो कितने में, 30 से 90 मिनट में पूरी हो जाती है। संदूषित बैक्टीरिया कोशिका में प्रति मिनट 7 से 8 फास्ट बनते हैं। जो संदूषित मतलब जिसने जो इन्फेक्टेड होस्ट बैक्टीरियल सेल होती है वो इसमें कितने, प्रति मिनट में 7 से 8 बैक्टीरिया फास्ट बनते हैं। ठीक है, प्रति मिनट में बोल रहा है ये, मतलब कितनी स्पीड से बनते होंगे उसमें। ठीक है,
फाज के लिब्रेशन के लिए होस्ट सेल मेम्ब्रेन का लयन आवश्यक है। इसके लिए फाज का डीएनए लाइसोजाइम नामक एंजाइम स्रावित करती है। तो इसमें लाइसोजाइम नामक एंजाइम बना था ना, तो जो फास होस्ट सेल का लयन है, मेम्ब्रेन का लयन है, तो उसके लिए क्या करती है, जो डीएनए में जो लाइसोजाइम नामक एंजाइम है वो स्रावित करता है। कौन? डीएनए स्रावित करता है, लाइसोजाइम नामक एंजाइम को स्रावित करता है। ठीक है। कोशिका भित्ति के लयन के कारण होस्ट सेल फट जाती है और फास विमुक्त हो जाते हैं। तो जो कोशिका सेल वॉल होती है किस बैक्टीरिया की, वो क्या हो जाती है, लयन हो जाती है, और क्या हो जाती है, होस्ट सेल क्या हो जाती है, फट जाती है। होस्ट सेल क्या बोल रहे, होस्ट सेल मतलब जो बैक्टीरिया है वही बैक्टीरिया की सेल है, उसे ही होस्ट सेल कहते हैं। ठीक है, होस्ट सेल यहाँ पे वही है, और ये क्या हो जाती है, इसका लयन हो जाता है और ये क्या हो जाती है, विमुक्त हो जाते हैं, फास्ट पार्टिकल फिर विमुक्त हो जाते हैं। ठीक है। सो ये था बैक्टीरियोफाज का रेप्लिकेशन कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। सो आगे हम देखेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फास्ट पार्टिकल की, फास्ट पार्टिकल का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, देखते हैं। फास्ट पार्टिकल के कुछ आर्थिक महत्व इस प्रकार हैं। नंबर 1, फास्ट पार्टिकल का उपयोग अनेक प्रकार के रोगजनक बैक्टीरिया के उपचार में किया जाता है। क्योंकि ये जो फास्ट पार्टिकल होते हैं ये बैक्टीरिया को खाते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, इसका उपयोग क्या किया जाता है, बैक्टीरिया के रोगजनक बैक्टीरिया के उपचार में किया जाता है। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा है स्पेस माइक्रोबायोलॉजी। स्पेस माइक्रोबायोलॉजी में लाइसोजेनिक कल्चर का उपयोग विकिरण संसूचक रेडिएशन डिटेक्टर के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, स्पेस माइक्रोबायोलॉजी में लाइसोजेनिक कल्चर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, रेडिएशन के रूप में किया जाता है, रेडिएशन डिटेक्टर के रूप में किया जाता है। इनका उपयोग रूस द्वारा वोस्टॉक 2, जो उनका रूस का वोस्टॉक 2 नामक अंतरिक्ष यान था, उसमें किया गया। किसका उपयोग, रेडिएशन डिटेक्टर के रूप में लाइसोजेनिक कल्चर का उपयोग किया गया। ये प्रदूषित जल में उपस्थित रोगजनक बैक्टीरिया के लयन में सहायक होते हैं। तो जो ये प्रदूषित जल होता है ये वहाँ पे भी बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य करते हैं, अतः इन्हें अपमार्जक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो क्या क्या अपमार्जक के रूप में इन्हें क्या, जो बैक्टीरियोफाज है इन्हें अपमार्जक के रूप में क्या किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। चौथा है टेम्परेट फाज एक बैक्टीरिया कोशिका से दूसरी बैक्टीरिया कोशिका तक जेनेटिक पदार्थ के स्थानांतरण में सहायक होते हैं, अतः जेनेटिक रिसर्च में इनका व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है। किसमें, जेनेटिक रिसर्च में इनका व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। चूँकि बैक्टीरियोफाज अपनी लयनकारी प्रकृति के कारण अनेक लाभदायक जीवाणु को नष्ट कर देते हैं। जो बैक्टीरियोफाज है वो क्या करते हैं, लयनकारी प्रकृति मतलब एक होस्ट सेल का लयन कर देते हैं ना, तो इसके क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। अतः एंटीबायोटिक एवं दुग्ध उत्पादों के निर्माण में ये हानिकारक होते हैं। कौन, बैक्टीरियोफाज, ये क्या होते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं दूध दही बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं दूध से दही बनाने में। तो जो बैक्टीरियोफाज है जब इनको पूरे नष्ट कर देंगे बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया नहीं रहेंगे तो दूध दही नहीं बनेगा। इसलिए क्या है, ये दुग्ध उत्पादन में क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। सो चलिए गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। इसके आगे हम लाइसोजेनिक एंड लाइटिक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।